हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। साथियों, आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल AK_एक्सप्लोर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इससे पहले हमने थ्योरी के 2 वीडियो किए थे और 5 मॉडल पेपर कर लिए थे। उसके बाद में आज हम जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है, जिसमें से कि हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन, और हो सकता है कई बार 2 क्वेश्चन भी पूछ ले, 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इस तरह का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, उस पर जो है आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो साथियों, राजा राम मोहन रॉय का नाम आप सबने सुना होगा, है ना। वो कितने, है ना, जो है एक तो दीर्घ सोच के जो है प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, प्लस समाज कल्याण में उनका क्या जो है बहुत सारा योगदान रहा। अब क्या क्या योगदान है वो आप सबको पता है साथियों, फिर भी हम आज उस संबंध में जो है एक छोटा सा नोट में लेके आया हूँ, उसके ऊपर अपन बात करेंगे साथियों, है ना। तो देखो, राजा राम मोहन राय जो थे उनका सबसे पहले अगर बात करें राजा राम मोहन राय का, इन पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था साथियों, वो हुआ था 1772 में, है ना। 1772 किस में? ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, है ना। बुक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा, गाइड्स में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ राजा राम मोहन राय जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1772 में हुआ था साथियों, है ना। अब आगे बात करें तो ये जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन है, इन्हीं राजा राम मोहन राय जी के नाम से के ऊपर ही बना है। कैसे बना, कब बना, ये हम बात करेंगे, लेकिन ये चीज़ याद कि इसका जो वर्तमान मुख्यालय वह है कलकत्ता में, है ना। कलकत्ता के नाम से राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के नाम से अभी इसको हम जानते हैं साथियों, है ना, पूरा नाम। और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो आप सबको पता ही है, RRRLF है ना। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? RRRLF, है ना। अब बात करें सबसे पहले सर्वप्रथम दृष्टया 1972 का, जो 1972 का वर्ष है, कई घटनाओं का वर्ष रहा है ना। तो इसमें कई सारी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है ना, तो उनमें से मुख्य मुख्य घटनाओं पे हम चर्चा करेंगे। 1972 का जो वर्ष है वो क्यों इम्पोर्टेंट है साथियों, ना। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है, भारत की आज़ादी की 25वीं वर्षगांठ का वर्ष था। तो 1972 में भारत कब आज़ाद हुआ था साथियों? तो 1947 में, है ना। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो ठीक जो है 25वीं वर्षगांठ इसकी मनाई जाती है ना। तो 25वीं वर्षगांठ कब हो गई? 1972 में, है ना। 47 + 25 = 72, है ना। तो इस तरीके से 1972 में हमारे जो देश है, भारत देश, यानी हमारी आज़ादी की 25वीं वर्षगांठ इस वर्ष से मनाई गई थी। कब? 1972 में। यानी जो स्पेशल दिन होते हैं, कभी किसी का भी जन्मदिन मनाना हो या उसकी जयंती, मतलब ऐसा पर्टिकुलर शताब्दी वर्ष, है ना, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, प्लेटिनियम जयंती, ये सब कब आती है? 25, 50, 75 और 100, है ना। ये इम्पोर्टेंट वर्ष होते हैं, अति महत्वपूर्ण। तो इस तरीके से 25वीं जो वर्षगांठ थी भारत की आज़ादी की, वह मनाई गई कब साथियों? 1972 में। अब आगे बात करें, वहीं यूनेस्को द्वारा पूरे विश्व में इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो साथियों, यह क्वेश्चन काफ़ी एग्ज़ाम्स के अंदर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष कब मनाया गया था? तो 1972 में मनाया गया था साथियों, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष, है ना। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बुक ईयर, इसको किस नाम से जाना जाते हैं? इंटरनेशनल बुक ईयर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो 1972 में मनाया गया था। और किसके द्वारा मनाया गया था साथियों? तो ये भी ध्यान रखना है, किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा यह मनाया गया था। और आगे बात करें, अब ये अंतर्राष्ट्रीय जो पुस्तक वर्ष है साथियों, यह क्यों मनाया गया था? इसका उद्देश्य क्या था? तो उस पर अगर हम बात करें, यह अज्ञानता दूर करने, ज्ञान के नए क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पुस्तकें सर्वाधिक शक्तिशाली साधन है ना। और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी वर्ष राजा राम मोहन राय के जन्म की 2री शताब्दी थी, जो एक महान समाज सुधारक और स्वप्न दृष्टा थे। यानी 200वीं इनकी जयंती मनाई गई थी, है ना।
किसकी? राजा राम मोहन राय की 200वीं जयंती मनाई गई थी। अब साथियों इसमें से एक क्वेश्चन तो देखो, जब ये पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी, तब राजा राम मोहन राय जी की कौन सी जयंती थी, है ना? कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में? तो 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना हुई थी साथियों। एक तो ये चीज़ याद रखना, एक ये चीज़ कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये अज्ञानता दूर करने, ज्ञान के नए क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करने और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पुस्तकें सर्वाधिक शक्तिशाली साधन है, ये मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष 1972 में मनाया गया था, है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो है नई जानकारियाँ प्राप्त करने, सोशल चेंजेस लाने के लिए पुस्तकें जो है उसके जीवन का शक्तिशाली साधन, शक्तिशाली यानी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज माना गया है। इसीलिए 1972 को अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष के रूप में मनाने का यूनेस्को ने निर्णय लिया था। तो आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक वर्ष का उद्देश्य क्या था, है ना? ये भी आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको पूछा जा सकता है। अगर आगे बात करें हम तो 200वीं जयंती पे राजा राम मोहन राय जी की पे जो है हम RRLF की स्थापना करते हैं। तो ये राजा राम मोहन राय जी कहते तो एक महान समाज सुधारक और स्वप्न दृष्टा थे, है ना? कहते महान समाज सुधारक थे ये, है ना? समाज कल्याण के लिए इन्होंने बहुत योगदान दिया था और स्वप्न दृष्टा थे, है ना? जो है सपने देखने वाले, सपने आगे किस तरीके से हमारे को सपने देखना चाहिए, उनको पूरा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ना? उस तरीके से ये राजा राम मोहन राय जी थे, है ना? अब आगे बात करें साथियों तो देखो एक नोट मैंने डाला है, स्वप्न दृष्टा से याद आया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने क्या कहा था? हमारे राष्ट्रपति, सपने हमेशा खुली आंखों से देखना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था साथियों कि सपने तो देखो मगर कैसे देखो? खुली आंखों से, न कि सोती हुई आंखों से, बंद आंखों से सपने नहीं देखना चाहिए, सपने खुली आंखों से देखना चाहिए। इनका कहने का मतलब यह है साथियों यहाँ पे तो आप जो भी सपने देख रहे हो वह वही तरीके के सपने देखो जिनको आप पूरा कर सको। ऐसा नहीं कि भगवान मैं रात को सो रहा हूँ और सोते सोते मैं करोड़पति बन जाऊँ या बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाऊँ या बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊँ, है ना? सोते सोते, है ना? क्योंकि कई बच्चे इसी तरीके के सपने देखते हैं, सोते सोते वो करोड़पति बन जाते हैं, सुबह उठते हैं तो वापस वही स्थिति में आ जाते हैं। ठीक इसी तरह से कई लोग उड़ने के सपने देख लेते हैं, कई लोग राजा बनने के सपने देख लेते हैं। तो ये सारे सपने जो है आप जो है बंद आंखों से देखते हैं तो ये पूरे नहीं होते हैं साथियों। सपने हमेशा हमारे को खुली आंखों से देखना चाहिए, यानी सपने वही देखो जिनको हम पूरा कर सकें। हाँ, सोच सकते हो आप कि हाँ मुझे एक IAS अधिकारी बनना है, मैंने ये सपना देख लिया, मुझे एक IPS अधिकारी बनना है, मुझे भारत में कोई बड़ा अधिकारी बनना है या मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है। तो उसके लिए आप क्या काम कर रहे हो, है ना? क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं इसको कर सकता हूँ, है ना? तो उसी तरीके के हमारे को सपने जो है देखना चाहिए, है ना साथियों? तो APJ अब्दुल कलाम जी का ये एक आदर्श वाक्य है ना, जो हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ मान के चलो इसको, है ना? अब आगे देखो साथियों, क्योंकि आपको पता है रातों रात पैसे वाला कोई नहीं बनता है ना? पैसे वाला या एक महान व्यक्ति तो जैसे राजा राम मोहन राय जी बने तो एक अचानक से कोई नहीं बनता है। जीवन में हमेशा धीरे धीरे प्रयास करता रहना चाहिए और प्रयास उसी तरह जो है उसी रास्ते में प्रयास करो जो रास्ता आपको अपनी मंजिल की ओर लेकर जाए, है ना? मंजिल कहीं और है, प्रयास कहीं और कर रहे हैं तो वो निष्फल होगा साथियों, है ना? तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आगे देखो साथियों, राजा राम मोहन राय की द्वितीय शताब्दी जन्म, है ना, का समारोह मनाने हेतु, यानी जो राजा राम मोहन राय जी की दूसरी शताब्दी जन्म समारोह मनाने हेतु हमारे भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति की बैठक होती है। और कब होती है? 28 मई को, है ना? 28 मई 1972 को हुई थी। बैठक में यह निर्णय हुआ कि इस महान व्यक्ति की स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सबसे उपयुक्त तरीका ये होगा कि पुस्तकालय सेवाओं का एक जाल बिछाया जाए, है ना? कि किसके लिए? पुस्तकालय सेवाओं का एक जाल बिछाया जाए जिससे देश के दूरवर्ती भागों में पुस्तकें पहुँचे और लोगों के पठन अभ्यस्तता का विकास हो। तो इसका जो RRLF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी यही था, यानी ये मीटिंग आयोजित की गई RRLF की स्थापना के लिए
प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई। उसका राष्ट्रीय समिति है ना, राष्ट्रीय समिति कह सकते हैं उसको, उसकी मीटिंग आयोजित की गई और उसमें निर्णय लिया गया कि हमें इनकी याद में क्या करना चाहिए, इनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे को एक पुस्तकालय सेवाओं का जाल बिछाना चाहिए, जिससे देश के हर कोने में पुस्तकें पहुंच सके, है ना साथियों। तो इस तरीके से यह जो RRLF फाउंडेशन है, इसकी स्थापना का जो है शुरुआत हुई साथियों, है ना। उसके बाद में क्या हुआ, इस प्रकार RRLF की स्थापना है ना पश्चिमी बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1961 के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था के रूप में जो है स्थापित हुआ साथियों, है ना। तो ये ध्यान रखना है, एक तो ध्यान रखना कि इसकी जो स्थापना हुई वो कौन सी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कोई भी सोसाइटी बनती है, कोई फाउंडेशन बनता है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है साथियों, है ना। तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1961 के तहत, तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। और यह एक किस प्रकार की संस्था है साथियों, तो ये एक स्वायत्त संस्था है जो कि पर्टिकुलर बार बार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना, कि RRLF किस प्रकार की संस्था है। तो यह एक स्वायत्त संस्था है जिसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं साथियों, ऑटोनोमस, है ना। क्या कह सकते हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, है ना, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, है ना। तो ध्यान रखना, है ना, क्या कह सकते हैं इंग्लिश में, ये भी आप ध्यान रखना साथियों। अब देखो, अब इसे अगर संस्था बनी है तो उसका उद्घाटन भी हुआ होगा। तो अगर उद्घाटन की बात करें साथियों, तो RRLF का उद्घाटन कहाँ पे हुआ था साथियों, बेलवेडियर कलकत्ता में। ये ध्यान रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कहीं भी किसी गाइड में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका उद्घाटन हुआ था बेलवेडियर में। और कहाँ हुआ था, राष्ट्रीय पुस्तकालय के कैंपस में हुआ था। जो राष्ट्रीय पुस्तकालय हमारी नेशनल लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, उसी के कैंपस में इसका उद्घाटन हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। उद्घाटन भारत के तात्कालिक प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना था साथियों। किसके द्वारा, जो भारत के उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री जी थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाना था, किंतु समय की कमी व अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के कारण वे ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए उनका अभिभाषण पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री AL डाइस ने पढ़ा था। तो प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तावित था, लेकिन उनको समय नहीं मिल पाया। इसी कारण से जो तात्कालिक पश्चिम बंगाल के तात्कालिक राज्यपाल थे श्री AL डाइस, तो आपको यह जो है एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि जब RRLF की स्थापना हुई 1972 के अंदर, तब पश्चिम बंगाल के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन थे, तो कौन थे साथियों, AL डाइस। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन आई थिंक किसी भी एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा गया है, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम के लिए यह है वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये ध्यान रख लेना। रिपीटेड क्वेश्चन मुझे पता है आप लोगों ने कई बार पढ़ रखे होंगे, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है आपको ऐसे क्वेश्चन लेके आने हैं जो कि आपने कभी पढ़े नहीं, और आने वाले एग्ज़ाम्स में जो है डायरेक्ट वो पुटअप होने की प्रबल संभावना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वह मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ साथियों, है ना। तो आगे देखो, नोट, उक्त RRLF प्रतिष्ठान का कार्यालय जून 1972 से कुछ आगामी यानी 16 माह तक दिल्ली में भी रहा था। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो ये RRLF प्रतिष्ठान है, फाउंडेशन है, इसका जो कार्यालय है यानी इसको जो शुरुआत में संचालित किया गया था जून 1972 से लेके, और आगामी जो 16 महीने हैं तब तक ये दिल्ली में ही रहा था। उसके बाद वापस से ये है कोलकाता में आ गया था। तो शुरुआत के 16 माह तक अगर इसके कार्यालय का एग्ज़ाम्स में अगर पूछा जाए तो आपको इसका आंसर क्या देना है साथियों, कि जून 1972 से लेके आगामी 16 माह तक इसका संचालन कहाँ से किया गया था, तो दिल्ली से किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है साथियों, है ना। अब देखो आगे क्या है, मुख्य उद्देश्य। तो इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है साथियों वह क्या है, पुस्तकालय आंदोलन में गति लाना और उसको जनसंख्या के उस वर्ग तक पहुंचाने के लिए जो मुद्रित संसार से अब तक दूर है, यानी जो बिल्कुल ज्ञान से अनभिज्ञ है, उसको पता ही नहीं है कि पुस्तकों में इतनी अच्छी चीज़ें हैं, क्या होती है पुस्तकों तक उनकी पहुंच नहीं है, यानी कोई भी प्रिंटेड मटेरियल है उस तक पहुंच नहीं है, उन लोगों तक
उन लोगों तक जो है शिक्षा को पहुंचाना, है ना, उन लोगों तक जो है पुस्तकालय की पहुंच स्थापित करना, यही किसका उद्देश्य था साथियों, आरआरएल का मुख्य उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य को आपको नोट डाउन करना है, आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है साथियों। अब बात करें आगे, तो इसका वर्तमान कार्यालय, तो वर्तमान कार्यालय आपको पूछा जा सकता है। उद्घाटन बेलवेडियर में हुआ था, नेशनल लाइब्रेरी में हुआ था, जबकि इसका वर्तमान कार्यालय कहाँ है, साल्ट लेक में है। कहाँ पे है, साल्ट लेक कोलकाता में, है ना। और यह जो है किसके अधीन कार्यरत है साथियों, तो ये संस्कृति मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसके अंडर में आता है। आरआरएल फाउंडेशन किसके, ध्यान रखना, अगर शिक्षा विभाग ऑप्शन में है तो गलत हो जाएगा, आपको शिक्षा विभाग नहीं करना है, क्या करना है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, है ना। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल की बात करें तो वो कौन है साथियों, अजय प्रताप सिंह जी इसके डायरेक्टर है। और अगर अध्यक्ष की बात करें, प्रेसिडेंट की बात करें, तो गंगापुरम किशन रेड्डी जो है इसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष है साथियों। तो ये दोनों चीज़ भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गंगापुरम किशन रेड्डी क्या है, अध्यक्ष है, और डायरेक्टर जनरल कौन है, अजय प्रताप सिंह है। इसको डायरेक्ट एपी सिंह भी कह सकते हैं ना, अजय प्रताप सिंह को। और इसको जीके रेड्डी भी आपके ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, जीके रेड्डी भी डायरेक्ट कह सकते हैं, इसको एपी सिंह भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आप इस तरीके से दोनों का नाम जो है ध्यान रखना है साथियों। अब आगे बात करें आरआरएल फाउंडेशन की, तो साथियों आरआरएल फाउंडेशन, इसकी स्थापना की अगर पर्टिकुलर डेट पूछी जाती है तो 22 मई 1972 को इसकी स्थापना की डेट आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि 22 मई क्यों माना गया है, क्योंकि राजा राम मोहन राय जी की स्मृति में ही इसको स्थापित किया गया है, और उनका जन्मदिन किसको आता है, 22 मई को, तो इसलिए 22 मई 1972 को इसकी स्थापना का दिवस माना गया साथियों। और इस प्रतिष्ठान में देखो भारत सरकार द्वारा 22 सदस्य जो है नामित किए जाते हैं, किसके द्वारा, संस्कृति मंत्रालय। अगर यहाँ भारत सरकार नहीं दे आपको ऑप्शन में, और अगर संस्कृति मंत्री या संस्कृति मंत्रालय दे दे तो वो भी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उसके द्वारा कितने, 22 सदस्य, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो भारत सरकार द्वारा 22 सदस्य इसमें मनोनीत किए जाते हैं। अब आगे बात करें इसका अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन बनाता है इसका, कौन है, गंगापुरम किशन रेड्डी को किसने बनाया साथियों, देखो संस्कृति मंत्री या उनके द्वारा कोई नामित व्यक्ति ही इसका जो है अध्यक्ष होता है। खुद संस्कृति मंत्री भी इसका अध्यक्ष हो सकता है, लेकिन संस्कृति जो मंत्री है उसके कई सारे कामकाज होते हैं, उनको काफ़ी काम से जो समय अभाव के कारण उन्होंने अपना प्रतिनिधि के रूप में एक अलग से अध्यक्ष बना रखा है, जिसको हम जीके रेड्डी भी कहते हैं साथियों। अब आगे बात करें इस प्रतिष्ठान की, तो राज्य यानी किसकी, आरआरएल फाउंडेशन की, तो राज्य पुस्तकालय समिति यानी स्टेट लाइब्रेरी कमेटी नामक तंत्र के माध्यम से प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यह कार्य करता है। तो कौन सी कमेटी के माध्यम से, यह आपको एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है कि यह जो प्रतिष्ठान है वह प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से किस माध्यम से जो है जुड़ा हुआ रहता है, तो राज्य पुस्तकालय कमेटी नामक तंत्र के माध्यम से यह उनसे जुड़ के जो है कार्य संपादित करता है साथियों। अब आगे बात करें, यहाँ एक नोट है साथियों, आरआरएल के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश को आरआरएल को निश्चित अंशदान राशि देनी पड़ती है। यानी कि अगर आरआरएल के कार्यक्रमों में किसी भी राज्य सरकार को या केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, आरआरएल को एक निश्चित राशि अंशदान के रूप में यानी डोनेशन के रूप में उनको जमा करानी पड़ेगी साथियों। अब आगे हम बात करें तो देखो वर्ष 2005-06 से आरआरएल ने खेल एवं युवा मामले के अंतर्गत एक स्वशासित संगठन, ये कैसा संगठन है, स्वशासित संगठन नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से जिला युवा संसाधन जो है विकसित करने का प्रयास किया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर भी कहते हैं, है ना साथियों। तो नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से, और कौन सा, जिला युवा संसाधन। तो ऑप्शन में अगर डायरेक्ट 2005 दे दे तो वह भी सही होगा, 2005-06 दे तो वह भी सही होगा ना साथियों। तो उस तरीके से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे को आंसर करना है। वैसे इसका ऑथेंटिक आंसर 2005-06 बिल्कुल सही है साथियों, है ना। अब आगे देखो आगे क्या है साथियों, तो आरआरएल के कुछ
महत्वपूर्ण उद्देश्य है ना, ये क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य। कौन कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्य? तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, पहला महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो गया साथियों, भारत में क्या है, पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य साथियों इसका, राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति प्रतिपादित करना और राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली के निर्माण में मदद करना। जो ये सेंटेंस आपको मैंने दिए हैं साथियों महत्वपूर्ण उद्देश्य के, एग्जैक्ट आपको ऐसे कैसे याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इनमें से 3 या 4 दे देगा साथियों, और 3 दे देगा, 1 गलत दे देगा, पूछ लेगा इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है ना। तो जो इनमें से नहीं होगा बिल्कुल वह इसका सटीक आंसर होगा, इसलिए इसको आपको अच्छी तरह से क्या रखना है, याद रखना है साथियों, है ना। आगे देखो 3 नंबर का उद्देश्य क्या है साथियों, पुस्तकालयों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना। चौथा उद्देश्य साथियों, पुस्तकालय विकास के प्रोन्नयन में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। साथियों एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, ये जो RRLF है यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र के यानी जो पब्लिक क्षेत्र के जो पुस्तकालय हैं केवल उन्हीं को मदद करता है, यह किसी भी तरह से शैक्षणिक और विशेष पुस्तकालय को मदद नहीं करता है साथियों, किसी भी तरह की सहायता नहीं करता है। तो केवल और केवल किसको, सार्वजनिक पुस्तकालयों को। अब आगे बात करो साथियों, तो आगे बात करते हैं। देखो उचित साहित्य का प्रकाशन एवं देश विदेश में पुस्तक विकास पर विचारों और सूचना के वितरण केंद्र के रूप में भी यह कार्य करता है साथियों। तो कौन सा कार्य, उचित साहित्य का प्रकाशन एवं देश विदेश में पुस्तकालय विकास पर विचारों और सूचना के वितरण केंद्र में भी कार्य करता है साथियों। अगली बात करें तो पुस्तकालय के विकास की समस्याओं के बारे में अनुसंधान को भी बढ़ावा यह देता है ना, कि लाइब्रेरी के जो डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है उस पर रिसर्च में भी यह सहायता देता है साथियों। आगे देखो, देश में पुस्तकालय आंदोलन से संबंधित सभी विषयों पर सरकार को क्या करता है, यह सलाह देता है साथियों। तो इस तरीके से ये सारे के सारे आप क्या करना है, याद रखना है साथियों। अब आगे देखो, इसके कार्यालय हैं साथियों। तो मुख्यालय आपको पता है साल्ट लेक कोलकाता में, स्थापना बेलवेडियर कोलकाता में हुई थी जहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी है। और अब हम बात करें कि इसके जो है क्षेत्रीय कार्यालयों की, तो सबसे पहले उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय जिसको हम उत्तरी अंचल कार्यालय भी कहते हैं, तो ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना है कि इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय, तो 5 क्षेत्रीय कार्यालय साथियों। 5 के नाम आपको याद रखना है। पहला है कौशाम्बी यूपी में जिसको कहते हैं उत्तरी अंचल कार्यालय। दूसरा है उत्तरी पूर्वी अंचल कार्यालय जो है गुवाहाटी असम के अंदर। तीसरा है पूर्वी अंचल जो है कोलकाता के अंदर। चौथा साथियों दक्षिणी अंचल जो है चेन्नई के अंदर। और चौथा कौन सा है, सॉरी 5वां कौन सा है, मुंबई में पश्चिमी अंचल, है ना। तो इस तरीके से हमारे को 5 के 5 जो कार्यालय हैं उनको ध्यान में रखना है। कोई सा भी कार्यालय किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसको ऐसे कैसे आप नोट डाउन कर लेना। अब आगे बात करें तो इसकी वेबसाइट है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों उसकी बात करें तो देखो http://www, ये तो आपको पता ही है, सबसे पहले यही आएगा, है ना, सब वेबसाइट में। उसके बाद में क्या है, तो उसके बाद में है rrrlf.nic.in, है ना साथियों। तो यह इसकी ऑथेंटिक वेबसाइट है, यह इसकी जो है क्या है, मुख्य रूप से इसकी जो मुख्य वेबसाइट है वह यह है साथियों। तो डायरेक्ट एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकती है, तो ध्यान रखना है। RRLF की वेबसाइट कई बार क्या करेगा, RRLF दे देगा यहाँ पे .org.in दे सकता है, .nic या .co.in दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। RRLF.edu.in भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना यहाँ NIC ही है और लास्ट में इन है ना। तो यह चीज़ आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ डॉट की जगह @ दे देगा तो वो भी गलत हो जाएगा साथियों, है ना। तो दोनों जगह क्या है, NIC से पहले भी डॉट है, NIC के बाद भी डॉट है ना। तो ध्यान रखना, यह इसकी वेबसाइट है। अब आगे बात करें इसकी एक्टिविटीज़, RRLF की जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी बात करते हैं साथियों। तो सबसे पहले
असिस्टेंट प्रोग्राम, इसके असिस्टेंट प्रोग्राम की बात करते हैं। असिस्टेंट प्रोग्राम इसके दो प्रकार के होते हैं साथियों, एक तो मैचिंग स्कीम और एक नॉन मैचिंग स्कीम, है ना। दो प्रकार के इसके असिस्टेंट प्रोग्राम है। अगर मैचिंग स्कीम की बात करें तो उसमें इम्पोर्टेंट 3 स्कीम मैंने इम्पोर्टेंट रूप से आपके लिए लेके आया हूँ। पहली है, पुस्तकों और पठन सामग्री का पर्याप्त भंडार बनाने में यह सहायता करता है साथियों। दूसरा है, आवास बढ़ाने की दिशा में सार्वजनिक पुस्तकालयों की यह क्या करता है, सहायता करता है। तीसरा है, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स सेवाओं के विकास के लिए यह सहायता करता है। तो ये 3 मैचिंग स्कीम है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लाइब्रेरी RRLF की जो एक्टिविटीज़ है उसमें असिस्टेंट प्रोग्राम की जो मैचिंग स्कीम है उसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आती है, तो ये तीनों उसके अंतर्गत आएगी। अब बात करें नॉन मैचिंग स्कीम की, तो नॉन मैचिंग स्कीम में सबसे इम्पोर्टेंट है चिल्ड्रेन लाइब्रेरी और RRLF चिल्ड्रेन कॉर्नर की स्थापना के लिए सहायता, है ना। तो ध्यान रखना साथियों, ये किसमें, सार्वजनिक पुस्तकालयों में ही चिल्ड्रेन कॉर्नर की स्थापना की जाती है, न कि स्कूल लाइब्रेरीज़ में या अन्य लाइब्रेरीज़ के अंदर, है ना। तो ध्यान रखना, नॉन मैचिंग स्कीम के अंतर्गत यह प्रमुख एक्टिविटी है इसकी। अब बात करें साथियों आगे दूसरी पॉइंट नंबर 2 की, तो RRLF डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव जो कि वर्तमान दृष्टि से सबसे प्रमुख है ना। तो ये ध्यान रखना, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बनेगा, विरल पुस्तकों का डिजिटलीकरण जिसमें स्वाधीनता पूर्व अखबार, पत्रिकाएं और सार्वजनिक पुस्तकालयों में रखे गए कागजात शामिल है। तो इन्होंने जो है अभी तक 3 ये जो लाइब्रेरी है, जो भवन है, इनके डिजिटाइजेशन का कार्य प्रक्रियाधीन है साथियों। तो कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। रामकृष्ण मिशन पुस्तकालय दिल्ली, बांग्या साहित्य परिषद कोलकाता और रविंद्र भवन विश्व भारती। तो इन तीनों का डिजिटाइजेशन का कार्य कौन करता है, तो RRLF डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव के तहत इनका डिजिटाइजेशन का कार्य प्रक्रियाधीन है ना। तो तीनों का ध्यान रखना, या फिर उल्टा देके RRLF के डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव के प्रोग्राम इनमें से कौन सा नहीं है, तीनों दे देगा, एक अदर दे देगा तो वह नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है साथियों। अब आगे बात करें साथियों, तो 3 नंबर बिंदु, सार्वजनिक पुस्तकालयों की निर्देशिका। तो देखो ये इसका बार बार आपको पूछा जाता है साथियों। इसका इंग्लिश में कई बार आपको अगर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, है ना, डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। तो डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी कौन जारी करता है, RRLF जारी करता है ना। डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी का प्रकाशन कौन करता है, तो RRLF करता है। अब इसका एडिटर कौन है ना। तो मुख्य बात यह है, अपने को ध्यान रखना है कि इसका एडिटर कौन है, BP बरुआ इसका एडिटर है। इसका संपादक कौन है, सार्वजनिक पुस्तकालय की जो निर्देशिका जारी करती है, और कब से, 1986 से। तो उस समय जब 1986 में ये निर्देशिका जारी की गई थी तब इसका एडिटर था BP बरुआ, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आगे देखो 4 नंबर पे, अनुसंधान प्रोजेक्ट यानी रिसर्च प्रोजेक्ट किसके, RRLF के। तो कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसर्च प्रोजेक्ट है, ए सर्वे ऑफ रीडरशिप इन पब्लिक लाइब्रेरीज इन सिक्किम विथ रिकमेंडेशन फॉर डेवलपमेंट। तो यह आपको पूछा जा सकता है कि ए सर्वे ऑफ रीडरशिप इन पब्लिक लाइब्रेरीज इन सिक्किम विथ रिकमेंडेशन फॉर डेवलपमेंट किसका अनुसंधान परियोजना, ये किसकी अनुसंधान परियोजना है साथियों, तो ये RRLF की अनुसंधान परियोजना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है साथियों। अब बात करें कि RRLF के प्रकाशन पब्लिकेशन कौन कौन से हैं, तो देखो ये भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। टैगोर बिब्लियोग्राफी इसी का प्रकाशन है, टैगोर ग्रंथ सूची जिसको हम कहते हैं, एवं वेब बिब्लियोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर भी किसका है, RRLF का, है ना। इसी तरह से बुक्स फॉर मिलियंस एट दियर डोर स्टॉप भी इसी का है। और आगे बात करें तो देखो इतने सारे इसके प्रकाशन हैं, सारे के सारे आपको नोट डाउन करना है साथियों, क्योंकि इनमें से डायरेक्ट आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे के सारे
प्रकाशन है ना, और ऊपर डायरेक्टरी और अनुसंधान परियोजना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। तो देखो, बुक्स फॉर मिलियन एट दियर डोर स्टॉप, इसके अलावा ए डिकेड ऑफ द फाउंडेशन, यानी 1972 से लेके 82 तक, दशक की बात हो रही है, और इसका प्रकाशन हुआ था 1983 में। इसके अलावा NPOLI, जिसको आप सब जानते हैं, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसकी कौन था, इस कमेटी का अध्यक्ष कौन था, नेशनल पॉलिसी जो बनाई थी BP बरुआ, और कब ये 1985। इस पॉलिसी पे अपन विशेष अलग से चर्चा करेंगे, तब वीडियो में मैं आपको कंप्लीट यह समझा दूंगा साथियों। उसके बाद हम बात करें इंडियन लाइब्रेरीज ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव, इसका एडिटर है KM जॉर्ज, है ना। तो इंडियन लाइब्रेरीज ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव कौन जो है पब्लिश करता है, RRLF। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडियन लाइब्रेरीज ट्रेंड्स एंड पर्सपेक्टिव कौन, तो RRLF जारी करता है, और इसका संपादक कौन है, KM जॉर्ज, है ना। तो ये ध्यान रखना है साथियों। इसके बाद में 2 डिकेड्स ऑफ द फाउंडेशन, यानी 2 दशक ऑफ फाउंडेशन, तो 1972 से लेके 1992 तक। तो ये कौन प्रकाशित करता है, RRLF। और सब जो है पहला इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1993 के अंतर्गत। अब सबसे लास्ट की बात करते हैं, पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया, ऑथर इसका लेखक है, यानी पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया। तो इसका प्रकाशन RRLF हो गया, और इसका जो लेखक है वह कौन है, डॉक्टर V वेंकटप्पैया, और इसका प्रकाशन कब हुआ था, 2010 में इसका प्रकाशन हुआ था साथियों। तो ये भी ध्यान रखना, कब हुआ था, 2010 में, किसका, पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम इन इंडिया का प्रकाशन 2010 में हुआ था, और इसका लेखक था डॉक्टर V वेंकटप्पैया, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना साथियों। तो आज की क्लास कैसी लगी, इस बारे में एक बार कमेंट ज़रूर करें, और हमारा प्रयास अच्छा रहे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आने वाला वीडियो भी सब लोगों को प्राप्त हो सके साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।